हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस क्लास में हम प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक जो है पढ़ने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से प्रत्येक साल आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क का जरूर पूछा जाता है। तो आज का क्लास काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए, तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को एक बार में ही शुरू से अंत तक जो है समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। अगर टॉपिक इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर क्या पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को दर्पण से संबंधित बहुत सारी चीज़ें पीछे जो है पढ़ा चुके हैं और उसमें हमने आपको बताया था एक फार्मूला के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फोकस दूरी को एफ बोलते हैं, एफ से सूचित करते हैं, और जो वक्रता त्रिज्या होता है उसे आर से सूचित करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि एक फार्मूला होता है एफ बराबर आर बट्टे टू, एफ बराबर आर बट्टे टू। तो ये जो एफ और आर के बीच में रिलेशन है, एफ और आर के बीच में जो ये संबंध है एफ बराबर आर बाई टू, ये फार्मूला आपके एग्जाम में कई बार जो है इसको सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है, यानी कि इसको सत्यापित करने के लिए, यानी कि इसको प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इस क्वेश्चन को दो टाइप से जो है पूछा जाएगा, यानी कि एफ बराबर आर बाई टू आपको अवतल दर्पण में भी सिद्ध करने के लिए बोला जा सकता है और एफ बराबर आर बट्टे टू उत्तल दर्पण में भी सिद्ध करने के लिए जो है बोला जा सकता है। तो आज हम लोग जो है एफ बराबर आर बट्टे टू जो ये सूत्र है, इस सूत्र को हम लोग अवतल दर्पण में भी सिद्ध करने वाले हैं और साथ ही साथ उत्तल दर्पण में भी सिद्ध करने वाले हैं। और अगर आप आज के क्लास को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपका ये 5 मार्क हो जाएगा आपका फिक्स, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए अब एक एक करके चीज़ों को सीखने समझने की हम लोग जो है कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन वैसे 2-3 टाइप से पूछ लेता है, तो क्वेश्चन कैसे कैसे रहेगा आपके एग्जाम में हम वो सारा का सारा आपको क्या करते हैं बताते हैं। देखिए क्वेश्चन रहेगा, यानी कि प्रश्न रहेगा अवतल दर्पण में। सबसे पहले ये देखना बहुत ही जरूरी है कि क्वेश्चन में जो सिद्ध करने के लिए बोला है, यानी कि सत्यापित करने के लिए जो बोला है, वो उत्तल दर्पण में बोला है कि अवतल दर्पण में बोला है। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन में देख लिया कि अवतल दर्पण में आर तथा एफ के बीच संबंध सत्यापित करें। और आप सभी जानते हैं कि आर और एफ के बीच में जो संबंध होता है वो संबंध होता है एफ बराबर आर बट्टे टू, एफ बराबर आर बट्टे टू, यानी कि एफ बराबर आर बट्टे टू जो ये फॉर्मूला है इसको सत्यापित करना है आपको अवतल दर्पण में। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में आपको सत्यापित करना है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से भी आपको पूछा जा सकता है। कैसे पूछेगा? पूछेगा कि अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि एफ बराबर आर बट्टे टू, अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि एफ बराबर आर बट्टे टू। क्या बोलेगा? अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि एफ बराबर आर बट्टे टू, यानी कि ये जो फॉर्मूला है एफ बराबर आर बट्टे टू, इसी फॉर्मूला को आपको अवतल दर्पण में सत्यापित करके बताना है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अब ध्यान से आप लोग सीखने समझने की जो है कोशिश कीजिएगा। ये प्रश्न होगा तो आप इसमें उत्तर नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे प्रूफ। क्या लिखेंगे? प्रूफ। ठीक, PROOF। हम इस क्वेश्चन को प्रूफ करने जा रहे हैं, यानी कि इस फॉर्मूला को प्रूफ करने जा रहे हैं। तो जब कभी भी आप प्रूफ करने के लिए चलिएगा तो सबसे पहला काम आप एक अवतल दर्पण बनाइएगा। क्या कीजिएगा? एक अवतल दर्पण जो है आप पहले बना लीजिएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई क्या है, अवतल दर्पण है। हल्का आप लोगों को और एकदम सीधा बनाना है, अच्छा से गोल मटोल बनाना है। यहाँ तो आप देख ही पा रहे हैं कि कैसा जो है बना है। अवतल दर्पण बनाने के बाद आप सभी जानते हैं कि इधर से हमें क्या करना होगा, इसको कलई करना होगा, जिसको विज्ञान के भाषा में रजतीत करना कहते हैं और इंग्लिश के अंदर हम इसको पेंटिंग कह देंगे। इधर से आपको रंग देना है, ठीक, यानी कि रजतीत कर देना है। ये करने के बाद आपको मुख्य अक्ष क्या करना है, खींचना है। तो मान लीजिए भाई साहब ये है आपका मुख्य अक्ष, ये 1 मिनट, ये मान लीजिए कि आपका मुख्य अक्ष है। इस
दर्पण के लिए ये क्या हो गया, आपका मुख्य अक्ष हो गया। एंड अब आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर होता है P, क्या होता है भाई मेरे, तो ये होता है सर P, यानी कि इसको ध्रुव कहते हैं। और अगर हम यहाँ पर C लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्या लेते हैं, C लेते हैं, यानी कि वक्रता केंद्र इसको बोलते हैं। तो C और P के पूरे बीच में, C और P के पूरे बीच में एक बिंदु होगा जिसका नाम होगा F। इस बिंदु का नाम क्या होगा, F होगा। और इस F को ही हम लोग फोकस कहते हैं। F को ही क्या कहते हैं हम लोग, फोकस कहते हैं। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है नहीं है, किस तरह से हमें क्या करना होगा, F बराबर R/2 को सिद्ध करना होगा। देखिए, इतना काम करने के बाद आप क्या कीजिएगा, एक किरण भेजिएगा दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक किरण भेजते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। मान लीजिएगा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, चलो यही ले लेते हैं, ये दिखाई देगा, चलो दिखाई दे रहा है, अच्छी बातें हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या करना है, हमें एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर हमें क्या करना है, दर्पण पर भेजना है। तो मान लीजिए कि ये कोई किरण है, ये कोई किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ती है। ठीक, ये किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ गई, तो दर्पण पर गई। ठीक, अब क्या करना है, अब आप सभी पहले से ही जानते हैं कि जो भी किरण अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जो है जाएगी, तो वो फोकस होकर के क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो कुछ इस तरीक़ा से फोकस होकर के ये किरण क्या हो जाएगी, इधर की दिशा में लौट जाएगी, इधर की दिशा में क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। ठीक, अब आप क्या कीजिए, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना होता है, लंब खींचना होता है। तो हम यहाँ पर लंब खींच देते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, लंब खींच देते हैं। ये मान लीजिए कि लंब जो है वो C से जा रहा है। लंब कहाँ से जा रहा है, C से जाता हुआ एक लंब हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर खींच देंगे और इस वाले बिंदु का नाम दे देंगे हम B। इस वाले बिंदु का नाम क्या दे दिए, B दे दिए। और ये जो किरण था ना, इस किरण का नाम हम दे देते हैं A। किरण का नाम क्या दे देते हैं, A दे देते हैं। और ये C पर जाकर के मिला, ये तो हम लोग पहले से ही क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। और एक बात आप लोग पहले से ही जानते होंगे, क्या जानते होंगे, तो आप लोग जानते हैं कि ये जो लंब है, अभी लंब जनरली कहते हैं इसको, जो हम जो आपतन बिंदु पर जो लंब खींचते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिलंब। तो CB जो है क्या है, अभिलंब है। तो याद होगा आप लोगों को, इस कोण को बोलेंगे आपतन कोण। ये कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा। इसको I से सूचित करेंगे। और ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, परावर्तित किरण और जो आपके अभिलंब है, इसके बीच जो बनने वाला कोण है, ये कहलाएगा परावर्तन कोण। और इसको R से क्या करेंगे, सूचित करेंगे। ठीक, ये तो आप लोगों को पहले से ही क्या है, पता है। इतना काम करने के बाद अब हो सके तो दर्पण का नाम भी MN या फिर कुछ भी आप रख सकते हैं। हम दर्पण का नाम MN क्या कर दिए हैं, रख दिए हैं। रखने के बाद अब आप सभी जानते हैं एक चीज़, क्या जानते हैं, देखिए ये वाला चीज़ तो सभी को पता होगा कि F से लेकर के, कहाँ से लेकर के, F से लेकर के P तक का दूरी, F से P तक का दूरी जो है वो कहलाता है फोकस। वो क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। और एक चीज़ आप और जानते होंगे कि C से लेकर के, कहाँ से लेकर के, C से लेकर के P तक का दूरी, C से लेकर के कहाँ तक का दूरी, तो C से P तक का जो दूरी है वही कहलाता है वक्रता त्रिज्या। बड़ा R 9 लिख करके इसे हम छोटा r लिखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बातें बराबर ही हैं। तो यहाँ पर ये हो गया वक्रता त्रिज्या। ठीक, ये करने के बाद अब जो है आप आगे सोचेंगे और आगे चीज़ें समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और आगे हम देखेंगे कि क्या करने वाले हैं। आप सभी जो है प्रकाश के परावर्तन का नियम जानते हैं। परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परावर्तन के नियम से। क्या लिखेंगे, परावर्तन के नियम से। ठीक, एक सेकंड, हल्का ये पेन समस्या डाल रहा है, 1 मिनट रुकिएगा। लिखेंगे परावर्तन के नियम से। यहाँ पर एकदम ऐसे ही जो है चौथाई आप छोड़ दीजिएगा
और यहाँ से लिखिएगा परावर्तन के नियम से, ठीक, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। तो भाई साहब परावर्तन का नियम क्या था? तो परावर्तन का नियम था कि आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के, यानी कि कोण आई जो है वो क्या होगा, बराबर होगा कोण आर के। कोण आई क्या होगा, कोण आर के क्या होगा भाई साहब, बराबर होगा। ऐसा हमें परावर्तन के नियम से क्या है, पहले से ही पता है। इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए जो आपका कोण ए बी सी है, देख लो भाई, ये ए बी सी मतलब ये कोण आर की, सॉरी कोण आई की मैं बात कर रहा हूँ। तो लिखेंगे इसीलिए कोण ए बी सी, कौन सा कोण, तो कोण ए बी सी जो है वो बराबर होगा किसके, तो कोण सी बी एफ के। कौन, सी बी एफ, यानी कि ये आर वाला जो कोण दिखाई दे रहा है उसके। तो कोण सी बी एफ के क्या होगा भाई साहब, ये बराबर होगा, ठीक। ये कोण ए बी एफ बराबर है कोण सी बी एफ, कैसे पता चला, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से पता चला। प्रकाश का जो परावर्तन का नियम है वो कहता है कि कोण आई कोण आर क्या होता है, बराबर होता है। इसका नाम अब आप भाई साहब क्या करेंगे, दे देंगे समीकरण 1। इसका नाम क्या करेंगे हम, समीकरण 1 दे देंगे, ठीक। अब हम अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर अगले पेज पर जाने से पहले एक चीज़ देख लीजिए कि ए बी जो है सी पी के समांतर है। ए बी मतलब ये जो आपतित किरण है ए से बी तक जो गई है वो किरण सी पी के, सी पी यानी कि जो वक्रता केंद्र और ये जो सीधा समझ लो मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि सी बी जो है, सी बी जो है उससे मिलती है, किससे, तो आपके ए बी और सी पी दोनों से क्या हो रही है, मिल रही है। तो इसी लाइन को हम अगले पेज पर क्या करेंगे, लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूँकि ए बी समांतर है सी पी के, यानी कि ए बी जो है वो समांतर है सी पी, यानी कि सी पी के क्या है, समांतर है। और साथ ही साथ क्या हो रहा था, तो और सर एक चीज़ हो रहा था कि सी बी जो है, सी बी उससे मिलती है, सी बी क्या है, उससे मिलती है, सी बी उससे मिलती हैं। आप देखिएगा फिगर में तो आपको डायरेक्ट ये पता चलेगा कि सी बी क्या हो रही है, उससे मिल रही। देख लीजिए ये सी जो डॉटेड लाइन है जिसको हम लोग अभिलंब भी बोलेंगे, वो दोनों समांतर रेखाओं को क्या कर रही है, मिला रही है। अब अगर ऐसा है तो इस कारण से हम ये बोल सकते हैं कि कोण जो आपके ए बी सी है, यानी कि ए बी और सी यानी कि कोण आई, और कोण बी सी एफ यानी कि आप देख सकते हैं बी सी और एफ, यानी कि ये वाला कोण, ये वाला जो कोण है वो बराबर होगा। वो क्या होगा, बराबर होगा। तो भाई अगर ये कोण आई है तो ये भी कोण आई होगा, ये भी कोण क्या होगा, आई होगा, ये कोण भी क्या होगा, आई होगा, ठीक। तो हम इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, तो कोण ए बी सी जो है वो बराबर होगा किसके, तो ये सर बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ के, किसके, बी सी एफ के, बी सी एफ के। अब इसका नाम आप दे दीजिए समीकरण 2। इसका नाम क्या करेंगे, समीकरण 2 दे देंगे। ऐसा क्यों हुआ, तो एकांतर कोण से हुआ। एकांतर कोण आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है, तो हमेशा जो एकांतर कोण होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। अब आपको क्या करना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से। अब आगे लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। भाई समीकरण 1 और 2 को आप गौर से देखिए तो क्या पता चल रहा है उसके बारे में आप हमें बताइए। देखिए समीकरण 2 जो है इसका LHS है कोण ए बी सी, और समीकरण 1 का भी LHS है कोण ए बी सी। देख लीजिए दोनों में LHS सेम है। इसका मतलब है कि हाँ, अब याद रखिएगा कि अगर किसी दो समीकरण का LHS बराबर है तो इसका मतलब है कि उसका RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इस समीकरण 1 का RHS है कोण सी बी एफ,
क्या है, तो कोण CBF है, तो ये बराबर होगा किसके, तो समीकरण 2 के RHS के, जो कि है BCF। क्या है, BCF। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से कौन सी क्या लिखेंगे, तो कोण जो आपके CBF थे, देख लीजिए एक बार और क्या था, CBF ही है RHS में, तो लिखेंगे कोण CBF जो है वो बराबर होगा किसके, तो कोण BCF के, कोण BCF के। ठीक, अब ये ऐसा क्यों हुआ, सो आपने समझा। अब ये CBF और BCF बराबर है, इसका क्या मतलब है, देखिए CBF और BCF यहाँ पर फिगर में देखिए, CBF यानी कि ये कोण R है, और BCF यानी कि हाँ बिल्कुल BCF ये वाला, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। और याद रखिएगा कि जिस अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, CFB ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये जो क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, इसका दो कोण हो गया बराबर, इसका दो कोण क्या हो गया, बराबर होगा। कैसे बराबर हो गया वो देखिए, एकदम जो है हम लोगों को डिटेल में क्या करना है, चलना है, आराम आराम से चलना है, इसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की जो है ज़रूरत नहीं। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि कोण CBF बराबर है BCF के। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो त्रिभुज BCF बन रहा है, BCF ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है ना, ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्यों सर जी, क्योंकि इसका दो कोण बराबर है, कोण CBF यानी कि ये जो कोण R है वो, और BCF यानी कि कोण I जो है वो, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इस याद रखिएगा कि जिस त्रिभुज का दो कोण बराबर हो उसका दो भुजा भी बराबर होगा, और जैसे ही दो भुजा बराबर हुआ तो हम उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। उसे क्या बोलेंगे भाई, उसे बोलेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो कोण बराबर है, अर्थात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अर्थात त्रिभुज BCF एक त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज BCF क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा हम क्या करेंगे, लिखेंगे। अब समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इसका दो भुजा बराबर होगा। अगर BCF समद्विबाहु त्रिभुज है, अब आप सभी जानते हैं कि अगर कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज होता है, इसका मतलब उसका दो भुजा बराबर होता है। दो भुजा बराबर कौन होगा, जो दो कोण बराबर होगा, उस दो कोण के आमने सामने वाला भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कोण C और कोण B बराबर है, तो इसके आमने सामने का ही भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि कोण C के सामने BF भुजा है, और कोण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि B के सामने CF भुजा, यानी कि जो भुजा BF है और जो CF है वो बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः BF बराबर CF, यानी कि भुजा BF और CF बराबर है। इसका नाम हम दे देंगे समीकरण 3। इसका नाम क्या देंगे भाई साहब, हम लोग समीकरण 3 देंगे। अब समीकरण 3 देने के बाद आगे बढ़िए, और आगे हम लोग क्या करेंगे, सो देखिए यहाँ पर ये बिंदु B जो है, और ये जो बिंदु P दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिएगा, जो बिंदु B दिखाई दे रहा है और बिंदु P दिखाई दे रहा है, अगर हम इसको बहुत नज़दीक मान ले, बहुत पास मान ले, अगर हम मान ले कि बिंदु B जो है P के बहुत निकट है, ये जो बिंदु B है वो P के बहुत निकट है, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में जो आपके BF भुजा है वो FP के बराबर हो जाएगा, FP के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। क्या लिखेंगे ठीक है, ये बिल्कुल वो तो हो गया। ये जो आपने अब देख लिया कि BF जो है वो CF के बराबर है, तो अब लिखेंगे माना कि
लिखेंगे माना कि बिंदु बी, माना कि बिंदु बी पी के बहुत निकट है। किसके? तो पी के बहुत निकट है, पी के बहुत निकट है, कि पी के बहुत निकट है, पी के बहुत निकट है। अब देखिए, अगर बी पी के बहुत निकट हो जाएगा तो क्या होगा? ये जो बी बिंदु दिखाई दे रहा है वो पी यानी कि जो ध्रुव है उसके बहुत निकट हो जाए तो क्या होगा? तो ये जो बी एफ भुजा है इसको एफ पी के बराबर हम क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। तो अगर बी पी के बहुत निकट हो तो लिखेंगे इसीलिए, क्या लिखेंगे? इसीलिए जो बी एफ भुजा था वो बराबर हो जाएगा लगभग किसके? तो लगभग पी एफ के बराबर हो जाएगा। लगभग किसके बराबर हो जाएगा? तो लगभग पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो बी एफ बराबर पी एफ, इसका नाम दे दीजिए समीकरण 4। इसका नाम क्या करना भैया? मुझे समीकरण 4 दे देना है। अब क्या करेंगे? तो समीकरण जो आपके 3 हैं और जो 4 हैं उससे तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं जो है 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से देखिएगा कि आखिर समीकरण 3 और 4 से हम क्या कर पा रहे हैं। गौर से देखिएगा समीकरण 3 और 4 को, तो आपको पता चलेगा समीकरण 3 और 4 का तो LHS बराबर है। समीकरण 3 का LHS BF है और समीकरण 4 का भी LHS BF है। और आप सभी को मैंने इससे पहले भी बताया है कि जिस दो समीकरण का LHS बराबर है इसका मतलब उसका RHS भी बराबर होगा। तो यहाँ पर BF LHS में है तो इसका RHS क्या है? CF है और इसका RHS PF है, यानी कि हम बोल सकते हैं इसीलिए CF जो है वो क्या होगा? बराबर होगा PF के। CF बराबर होगा PF के। ऐसा क्यों? क्योंकि LHS बराबर है तो RHS तो बराबर होगा ही होगा। अब इसका नाम आप दे दीजिए समीकरण 5। इसका नाम क्या कीजिए? समीकरण 5 दे दीजिए। अब आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग क्या करने वाले हैं वो देखिएगा। पहले तो आप एक चीज़ देख लीजिए जो हम आपको बताना चाहते हैं। हाँ, क्या बताना चाहते हैं वो आप समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। जो आपके पास CF है उसको सेम टू सेम लिख लीजिए और एक काम कीजिए, देखिए CF और प्लस PF देखिए क्या है। तो सर CF और PF मतलब C से F गए फिर F से P गए तो ये तो सर CP के बराबर हो जाएगा। मतलब C से लेकर के P तक के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे? आगे लिखेंगे अब हम लोग क्या करेंगे? तो लिखेंगे CFR प्लस PF, CF प्लस PF बराबर क्या होगा सर? CP होगा। ये आप फिगर में और अच्छा से क्या कर लीजिएगा? देख लीजिएगा। जब CF को PF से जोड़ेंगे तो CP मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पर आप एक बार फिर से, जब CF को PF या FP बोल दीजिए इसको जोड़ेंगे तो C से लेके P तक मिलेगा। तो अब हम इसी को आगे क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो अब आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है। यहाँ पर देखिए अब हम इसको क्या कर सकते हैं उस पर गौर कीजिएगा। ये जो आपको CF दिखाई दे रहा है तो CF के जगह पर हम PF लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं PF? ये जो CF दिखाई दे रहा है इसके जगह पर PF क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि समीकरण 5 कहता है, समीकरण 5 कहता है कि CF बराबर है PF, यानी कि CF के जगह पर हम PF का यूज कर सकते हैं। तो चलिए, जब हमें पहले से यूज करने की इजाज़त मिली हुई है तो कर लेते हैं CF के जगह पे PF। तो जो आपको CF दिखाई दे रहा है इसको लिखेंगे हम लोग PF। बीच में प्लस है, प्लस ही रहेगा और PF है तो वो PF ही रहेगा और दाहिने में जो CP है वो CP ही रहेगा। अब आप देखिए कि क्या होगा। PF प्लस PF इसको हम बोल सकते हैं 2PF, ठीक। और बराबर में है CP, बराबर में क्या है? CP है। अब आपका फॉर्मूला हो चुका है सिद्ध। देखिए ये 2 तो 2 रहेगा और PF देखिए फिगर में कि क्या है? PF
तो सर P से जो F है ना वो तो फोकस है, सॉरी फोकस दूरी है। P से F को हमने छोटी f बोला है, यानी कि फोकस दूरी बोला है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे PF के जगह पर F, PF के जगह पर क्या करेंगे F लिखेंगे। और CP भी देख ही लो यार कि क्या है क्वेश्चन में CP, तो देख ही लीजिए यहाँ पर C से लेकर के P तक पूरा जो है ना ये R है, ये क्या है R है। C से P को हमने क्या बोल रखा है पहले से ही R, तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर R, क्या लिखेंगे R लिखेंगे, यानी कि CP को हम R बोल सकते हैं। अब अगर इसी में F ये 2 को हटा दे, 2 को दाहिने भेज दे, तो ये F बराबर R/2 हो जाएगा। और यही हो गया आपका फार्मूला, यही फार्मूला था कि नहीं, तो देखा आपने ये फार्मूला कैसे प्राप्त किया, ये हो गया प्रूव्ड, PROVED। इस तरीका से आप 5 मार्क आराम से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी जस्ट हम लोगों ने F बराबर R/2 को किस में सिद्ध किया, तो अवतल दर्पण में सिद्ध किया। और जस्ट अब हम लोग इसी वाले फार्मूला को क्या करेंगे, तो उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे। तब तक 1 मिनट आप लोग इसको देखिए, हल्का हम पानी पी लेते हैं और बहुत ही अच्छा तरीका से सीखेंगे, जिस तरीका से एकदम जो है डिटेल में हम लोगों ने सीखा है और धीरे धीरे आराम से सीखा, उस तरह से आराम से क्या करेंगे, सीखेंगे। तो इसको हल्का 1 मिनट देखिए आप लोग। सॉरी चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं अगले क्वेश्चन को, और इसको भी बहुत ही जानदार शानदार तरीका से सीखेंगे। तो एकदम ध्यान लगा लीजिए और सीखना समझना क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से प्रत्येक साल आता है और ज्ञान की दृष्टि से भी तो आपको देखना है, ठीक। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो वही काम फिर से करने वाले हैं, लेकिन अब हमारा जो काम होगा वो उत्तल दर्पण में होगा। यानी कि आपको उत्तल दर्पण में R तथा F के बीच जो संबंध है उसी को सत्यापित करना है, यानी कि प्रूव्ड करना है। यानी कि सीधा का सीधा अगर बोला जाए तो आपसे पूछा जा रहा है कि F बराबर R/2 जो फॉर्मूला है इसको सिद्ध कीजिए। किस दर्पण में, तो अवतल दर्पण में, सॉरी उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में आपको इस फार्मूला को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आइए सीखने समझने की कोशिश करते हैं, एक एक चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, कंटिन्यू करते हैं। देखिए जब आप चलना शुरू कीजिए तो क्या लिख दीजिए, प्रूफ। अब हम लोग करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं इस फार्मूला को। तो वो काम सबसे पहले करेंगे, दर्पण बनाएंगे। तो हमने क्या किया कि एक यहाँ पर उत्तल दर्पण बना लिया। मान लीजिएगा कि ये कोई उत्तल दर्पण है, हल्का हम अच्छा से बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बनेगा तो वैसा ही जैसा बनने वाला होगा, ठीक। 1 मिनट रुकिएगा, हम इसको और फिर अच्छा से करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, मान लीजिए कि ये कोई क्या है, आपका उत्तल दर्पण है, ठीक। ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है तो अंदर से इसको पेंट किया जाएगा। अंदर से क्या किया जाएगा, पेंट किया जाएगा। आप लोग भी जो है अंदर से क्या कर दीजिएगा, इसको पेंटिंग कर दीजिएगा। पेंटिंग करने के बाद आपका अगला काम आता है कि आप इसमें मुख्य अक्ष का निर्माण करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, अब मुख्य अक्ष का निर्माण करेंगे। तो मान लीजिए कि ये है आपका इस दर्पण के लिए मुख्य अक्ष, ठीक। ये मुख्य अक्ष मान लीजिए कि कुछ इस तरह का है, ये मुख्य अक्ष है आपका। अब इसी मुख्य अक्ष से रिलेटेड काम आपको करना है, ठीक। तो हम यहाँ पर PCF को क्या करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट, मान लीजिए
मान लीजिए कि ये है P, ठीक, ये आप इसको P बोल दीजिएगा। एंड अगर हम इसे, इस वाले बिंदु को C बोलते हैं, हम इसे C बोलते हैं, तो C और P के बीच में क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं भाई साहब कि C और P के जो बीच में बिंदु होता है उसको बोलते हैं F। उसको क्या बोलते हैं? F बोलते हैं। और दर्पण का कुछ नाम दे दीजिए, MN। मान लीजिए कि दर्पण का नाम हमने MN जो है दे दिया। अब क्या करना है कि वही काम करना है। कौन सा काम? तो मुख अक्ष के समांतर एक किरण आपको क्या करना है? भेजना है। तो चलिए, मुख अक्ष के समांतर एक किरण हम क्या करेंगे? दर्पण पर भेजेंगे। तो मान लीजिए कि ये कोई आपके किरण है जो मुख अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती हैं, ठीक। मुख अक्ष के समांतर आई और ये क्या हो जाएगी? ये ऐसे लौटेगी जैसे लगेगी कि F होकर के जा रही है। जैसे क्या लगेगी कि F होकर के क्या हो रही है? जा रही है। मतलब कुछ इस तरीक़ा से इधर की दिशा में क्या हो जाएगी? ये लौट जाएगी। ये आप सभी को पहले से भी क्या है? पता है, ठीक। ये ऐसे लौटी है जैसे लग रहा है कि कहाँ से आई है? ये लग रहा है कि F से आई है। हल्का ऐसे ऐसे करके आप मिला लीजिएगा। हम हल्का टेढ़ा उड़ा कर दिए, लेकिन आप लोग सीधा बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। अब हम अगला काम क्या करेंगे? तो इस पर लंब डालेंगे। क्या डालेंगे? लंब, यानी कि आप सभी को पता है, ठीक। तो देखिए, हम यहाँ पर क्या करते हैं? लंब डालते हैं। और लंब ऐसा होना चाहिए जो लगे कि C से आया है। कैसा लंब होना चाहिए? जो लगना चाहिए कि कहाँ से आया है? C से आया है। मतलब मान लीजिए कि कुछ इस तरीक़ा का सिचुएशन आपको रखना है। कुछ इस तरीक़ा का सिचुएशन रखना है। ये सीधे चलती रह जाएगी और C को जाएगी। कहाँ को जाएगी? C को ये जाएगी, ठीक। मान लीजिए कि लगभग कुछ इस तरह का। अब ये है अभिलंब। ये जो काला वाला लाइन हमने खींचा है, ये अभिलंब है जो C पर जाकर के क्या हो रही है? मिल रही है। इसका आप कुछ नाम दे दीजिए। मान लीजिए कि ये किरण A थी जो B बिंदु पर आकर के दर्पण से क्या हुई थी? टकराई थी, ठीक। और ये C, F, P, तो ये तो हमने पहले ही क्या कर रखा है? सभी का नाम दे रखा है मैंने, तो ठीक ही है। और ये जो किरण इधर को लौटी, इसका नाम D दे दीजिए, क्योंकि A, B और C हो गया, तो इसका नाम हम क्या करते हैं? इस वाले किरण का नाम D दे देते हैं। एंड साथ ही साथ ये जो अभिलंब है ना, इसका नाम हम दे देते हैं N। क्या करते हैं? इसका नाम दे देते हैं N। कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हम इसका नाम क्या दिए हैं? N दिए हैं। अब इस सभी चीज़ों को देखने के बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम से आप सभी जानते हैं कि जो आपतन कोण है, ये वाला कोण आपतन कोण होगा। इसको I से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे? I से सूचित करेंगे। और ये जो परावर्तन कोण है, ये परावर्तन कोण R कहलाएगा। तो आपतन कोण I और परावर्तन कोण कौन सा कहला गया? तो R कहलाया, ठीक। ये सब करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। पहले फिगर बना लीजिएगा। फिगर बनाना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब चीज़ हमारा जो काम है आगे, वो फिगर से ही होगा। किससे होगा? तो फिगर से ही आगे का सारा काम होगा। तो चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिगर से सारे के सारे चीज़ों को सीखने समझने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। तो हम लोग वही लिखेंगे। परावर्तन के नियम से आप सभी जानते हैं कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R क्या होती है? बराबर होती है। तो हम एक लाइन यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल्का काला कलर ले लेते हैं ताकि आपको दिखे अच्छा से, या फिर अच्छा रहे देखने में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से आप लोग क्या जानते हैं? परावर्तन के नियम से आप लोग जानते हैं कि आपतन कोण I जो होती है वो बराबर होती है परावर्तन कोण R के। परावर्तन कोण R के क्या होती है? बराबर होती है। तो देख लीजिए, इसीलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कि कोण ABN, यानी कि कोण I, कोण ABN
एन, फिगर में गौर से देखिए, यही ना कोण आई है, ये कोण आई बराबर होगा कोण आर के, यानी कि डी बी एन, डी बी एन यानी कि कोण आर, कोण डी बी एन जो है वो क्या होगा, बराबर होगा कोण ए बी एन बराबर होगा कोण डी बी एन। इसका नाम दे देंगे हम लोग समीकरण 1, इसका नाम क्या दे देंगे, समीकरण 1। अब फिगर में देख लीजिए गौर से कि डी बी एन जो है, डी बी एन यानी कि कोण आर जो है वो कोण एफ बी सी, कोण एफ बी सी यानी कि इस वाले कोण का, ये जो इधर आ रही है, इधर जो आ रही है, तो ये वाले कोण जो है बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण के कारण। अगर ये कोण आर है तो ये भी कोण आर होगा, ये भी कोण क्या होगा, आर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये भी बराबर होगा। तो हम नीचे में यानी कि आगे लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, लिखेंगे पुनः, पुनः जो कोण आपका डी बी एन था, पुनः कोण डी बी एन, पुनः कोण डी बी एन जो है वो बराबर होगा किसके, तो कोण एफ बी एन के, कोण एफ बी सॉरी सी के, एफ बी सी के, देख लीजिए एक बार, डी बी एन एफ बी सी, बिल्कुल ठीक है। ये कोण आर और कोण आर ये क्या होगा, दोनों हो जाएगा बराबर। और ये क्यों हुआ वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन अभी इसका फिलहाल क्या कीजिए, नाम दे दीजिए समीकरण 2, इसका नाम समीकरण 2 दीजिए। ये कोण डी बी एन और एफ बी सी बराबर क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण से, लिखने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ फिगर में देख पा रहे हैं, फिगर में क्या देख पा रहे हैं वो देखिए गौर से। फिगर में देख पा रहे हैं कि ए बी जो है पी सी के समांतर है, ये देख लीजिए, ये ए से जाती हुई किरण बी तक जाती है और ये जो पी सी है मुख्य अक्ष, ये एक दूसरे के समांतर है, तथा साथ ही साथ सी एन, सी से लेकर के जो एन रेखा है वो उसे मिलाती है, यानी कि दोनों जो आपके समांतर रेखा उसे क्या करती है, मिलाती है। तो इसी लाइन को हम यहाँ पर लिखेंगे, लिखेंगे कि ए बी जो है वो समांतर है पी सी के, ए बी समांतर है पी सी के, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, तो और साथ ही साथ हो रहा है कि सी एन, कौन चीज़, तो सी एन जो है उससे मिलती है, सी एन उससे क्या हो रही जा करके, तो सी एन उससे मिलती है, सी एन उससे मिलती हैं। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं, तो लिखेंगे इसीलिए, इसीलिए संगत कोण का कंसेप्ट आप लोग जानते होंगे। संगत कोण के कंसेप्ट से क्या हो जाएगा कि ए बी एन जो आपके ए बी एन है, यानी कि कोण आई जो है वो कोण एफ बी सी, किसके, तो एफ बी सी, तो एफ बी सी देख लीजिए, और ये एफ बी सी यानी कि कोण आर, इसके क्या होगा, बराबर होगा, किस कोण के कारण, एकांतर संगत कोण होने के कारण, किस कोण होने के कारण, संगत कोण होने के कारण। तो हम इस बातों को फिर से यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे, लिखेंगे इसीलिए, चूंकि ये समांतर है इसीलिए कोण ए बी एन, कोण ए बी एन जो है वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो कोण एफ सी बी के, एफ सी बी के बराबर होगा। अब इसका नाम आप दे दीजिएगा समीकरण 3, इसका नाम समीकरण 3 दीजिएगा। ये क्यों हुआ, ये संगत कोण के कंसेप्ट से हुआ, किस कोण के कंसेप्ट से हुआ भैया, तो ये संगत कोण के कंसेप्ट से हुआ, ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। अब आप क्या कीजिए, समीकरण 1, 2 एवं 3 को ध्यान से देखिए। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1, 2 एवं 3 से, 1, 2 एवं 3 से। तो समीकरण 1, 2, 3 को गौर से देखिए। सबसे पहले 1, 2, सबसे पहले 1 को देखिए, ये कहता है ए बी एन, कोण ए बी एन बराबर डी बी एन, ए बी एन बराबर डी बी एन, और कोण बी क्या कहता है, डी बी एन बराबर एफ बी सी। तो आपने देखा कि समीकरण 1 में जो आर एच एस था वही समीकरण 2 में एल एच एस में आ गया। देख लीजिए यहाँ पर समीकरण 1 में आर एच एस में है डी बी एन, और समीकरण 2 में
LHS में है DBN, यानी कि समीकरण 1 का जो RHS है वही चीज़ समीकरण 2 का LHS है। और साथ ही साथ आप अगर आगे बढ़ते हैं तो एक चीज़ आपको पता चलेगा कि समीकरण 3 जो है उसका जो RHS है वो एक ही है, FBC बोलिए या FCB बोलिए, ठीक। ये दोनों क्या लग रहा है, एक ही लग रहा है। तो समीकरण 1, 2 और 3 से हमें क्या मिला ये चीज़। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, FCB बिल्कुल ठीक ही जा रहा है, ABN बिल्कुल ठीक जा रहा है। देखिए तो कोण FBC, कोण FBC जो है वो बराबर होगा किसके, तो कोण FCB के, कोण FCB के। सर ये कैसे हुआ, जरा हमें ध्यान देना चाहिए। कोण FBC की बात आ रही है, तो FBC ये आप दिखाई दे रहा होगा, जो आपके समीकरण 2 है उसका RHS है। तो समीकरण 2 का RHS हमने लिया और FCB समीकरण 1 का हमने लिया कौन चीज़, RHS। तो 2 का RHS और 3 का RHS हमने क्यों लिया, 3 इसको बराबर क्यों किया, क्योंकि देखिए जो DBN जो है वो समीकरण 1 का RHS है। DBN क्या है, समीकरण 1 का RHS है, ABN इसका LHS है। मतलब 1 और 2 में तो समझौता हो गया, लेकिन 2 और 3 में समझौता के कारण यहाँ पर ये हो रहा है। हमने जो FBC लिया है वो ये वाला समीकरण 3 का RHS लिया है, और समीकरण 3 का RHS जो है वो समीकरण 2 के RHS से बराबर होगा। तो समीकरण 2 का RHS क्या है, FBC है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया FBC। अब क्या करेंगे, अर्थात देख पा रहे हैं आप कि 2 कोण बराबर हो गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो त्रिभुज BCF को देखिए फिर से फिगर में, BCF को देखिए, B और CF, यानी कि ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है दर्पण के पीछे, जो नीचे में गड्ढा में जो त्रिभुज बन रहा है BFC बोल लीजिए या FBC बोलिए, FBC। तो ये वाला त्रिभुज जो बन रहा है, इस त्रिभुज का 2 कोण हो गया बराबर। कौन कौन सा कोण बराबर हो गया, तो FBC यानी कि कोण B और कोण C हो गया बराबर। तो कोण C के सामने होगा BF भुजा और कोण B के सामने होगा CF भुजा। ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि 2 कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। अब ये 2 कोण बराबर है, इसका मतलब 2 भुजा बराबर होगा, और जब 2 भुजा बराबर होगा तो हम इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो लिखेंगे अर्थात, क्या लिखेंगे, अर्थात त्रिभुज BCF, त्रिभुज BCF जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। BCF एक क्या है, तो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये समद्विबाहु क्यों हुआ, क्योंकि इसके 2 कोण बराबर है। 2 कोण जिसका बराबर होता है या 2 भुजा बराबर होता है तो वो समद्विबाहु ही होता है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज हैं, ऐसा हम क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक। अब लिखने के बाद आगे क्या करेंगे, अब जब जानते हैं आप सभी कि जो कोई समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसका मतलब उसका 2 भुजा क्या रहा होगा, बराबर हो रहा होगा। यानी कि अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि BCF का 2 भुजा बराबर होगा। अब 2 भुजा बराबर कौन होगा, तो जो 2 कोण बराबर होगा, तो C और B कोण बराबर है, तो इसके आमने सामने का भुजा ही क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर C बराबर है तो इसके सामने का भुजा है BF, और जो कोण B बराबर इसके सामने का भुजा है CF, यानी कि BF बराबर CF भुजा हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, BF बराबर CF, BF बराबर क्या लिख सकते हैं, CF। ये हो गया। इसका नाम दे दीजिए आप लोग भाई साहब समीकरण 4। क्या दे दीजिए इसका नाम, समीकरण 4 दे दीजिए। समीकरण 4 देने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे उसको ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। अब हम मान लेते हैं कि बिंदु B जो है वो P के बहुत निकट है। फिगर में देखिए, ये जो बिंदु B हमने माना था, ये वाला बिंदु जहाँ पर ये आपतित किरण हुई है, वो हम मान लेते हैं कि P के बहुत ही निकट है। तो क्या होगा, जब हम B को P के बहुत ही निकट मान लेंगे तो जो BF है, जो आपके BF है, यानी कि B से F की जो दूरी है,
बी से एफ की जो दूरी है वो पी एफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पी एफ कहलाएगा। तो आइए हम ये चीज़ यहाँ पर क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। क्या करेंगे, लिखेंगे और यहाँ पर ही लिखते हैं, लिखेंगे माना कि बिंदु बी पी के बहुत निकट है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे माना कि बिंदु बी पी के बहुत निकट है। पी के बहुत निकट है। पी के बहुत निकट है। निकट हैं। अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक होगा, और सॉरी कुछ और ही लिख दिया मैंने, एक सेकेंड, बहुत निकट लिखना चाहिए हमें, बहुत निकट है। ठीक, अब अगर ये बहुत निकट होगा तो इसका एक ही अर्थ होगा, लिखेंगे इसीलिए जो बी एफ है वो बराबर होगा पी एफ के। बी एफ जो है वो बराबर होगा किसके? पी एफ के, और बी एफ बराबर पी एफ। इसका नाम दे दीजिए समीकरण 5, और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या रहेगा? समीकरण रहेगा। तो अब आप लोग क्या कीजिए, समीकरण 4 और 5 को ध्यान से पहले देखिए। तो आप देख पा रहे हैं 4 को कि 4 का LHS है बी एफ और 5 का भी LHS बी एफ है। तो जिस दो समीकरण का बी जो LHS है वो बराबर हो तो उसका RHS भी क्या होता है? बराबर होता है। तो लिखेंगे आगे हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 4 एवं 5 से। क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण 4 एवं 5 से। समीकरण 4 का LHS बराबर था तो RHS भी क्या होगा? बराबर होगा। और RHS में था पी एफ बराबर एफ सी। पी एफ बराबर क्या था? एफ सी था। देख लीजिए एक बार, इसका सी एफ है और इसका पी एफ है, तो दोनों तो बात क्या हो गया? बराबर ही हो गया। अब बढ़िए आगे। अब हम क्या करते हैं, इस बातों को आप लोग ध्यान से समझने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। देखिए जो आपके पी एफ है, इसको सेम टू सेम पी एफ लिखते हैं। और जो सी एफ है ना, सी एफ जो आपको दिखाई दे रहा है, उस सी एफ को हम पी सी बट्टा 2 लिख देते हैं। कैसे? सो देखिएगा यहाँ पर सी एफ, फिगर में देखिए सी एफ कहाँ है। तो सर सी से एफ, बिल्कुल सी से एफ जो है, सी से एफ ये कहलाएगा सी एफ, लेकिन सी से पी पूरा ये कहलाएगा सी पी। ये क्या कहलाएगा? सी पी कहलाएगा। यानी कि हम सी पी को 2PC लिख सकते हैं। सी पी को क्या कर सकते हैं? पी सी बट्टे 2 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस सी एफ के जगह पे पी सी बट्टे 2 लिखेंगे। क्या करेंगे? पी सी बट्टे 2, यानी कि पी से लेकर के सी जितना दूरी है उसका आधा ही है सी एफ, यानी कि इसको एफ सी भी आप क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो पी एफ है उसको सेम टू सेम रहने दिया, और जो ये आपके एक मिनट, हाँ पी एफ था उसको सेम टू सेम हमने लिख दिया, और एफ सी जो था, ये जो एफ सी है इसको लिख देते हैं पी सी बट्टे 2। पी सी बट्टे 2 फिगर में आप एक बार और देखिएगा अच्छा से, तो और अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए फिगर में कि पी एफ क्या है। तो पी एफ अगर गौर से देखेंगे यहाँ पर, तो पी एफ यानी कि पी से एफ का दूरी, तो ये तो सर फोकस है। ये क्या है? फोकस है। एफ से लेकर के जो पी तक का दूरी है फोकस है। और साथ ही साथ पी सी क्या है? तो पी से लेकर के सी तक का दूरी कहलाता है वक्रता त्रिज्या। मतलब पी से सी को हम आर बोलेंगे। पी से सी को क्या बोलेंगे? आर। इसको तो हमने बोल दिया एफ, इसको यानी कि पी एफ को हमने बोला एफ, लेकिन पी सी को बोलेंगे आर। आर बट्टे में 2 है तो 2। अब देख लीजिए एफ बराबर आर बट्टे 2, ये फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया? तो लिखेंगे पी आर ओ वी ई डी। तो आपने देखा कि ये फार्मूला भी हमने क्या कर लिया? प्रूव्ड कर लिया। ठीक, तो इसका आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा। पीडीएफ जो है आपको मिलेगा, तो आप लोग इसका क्या कर लीजिएगा, अच्छा से रिवीजन प्रैक्टिस 1-2 बार क्या कर लीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा, ताकि ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक, और जितने भी अगर आपके भाई बहन दोस्त अगर ये कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं, जो भी साथी अगर ये कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, सफल जो आपके टारगेट बैच है, तो आप लोग ज़रूर जो है अपने दोस्त भाई बहन को मोटिवेट कीजिए, उसको ज्वाइन करवाइए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। और हाँ,
हम लोग अगले क्लास में दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे। कौन से सूत्र को? तो दर्पण सूत्र को। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। हम दर्पण सूत्र आज ही सिद्ध कर देते, लेकिन आपका दिमाग कचरा हो जाएगा, यानी कि बहुत ही क्या हो जाएगा, ये आपके दिमाग हो जाएंगे हॉल। तो इसीलिए हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच, गुड बाय।